मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सबको पता है, कोरोना महामारी की वजह से संपूर्ण विश्व के साथ साथ भारत में भी लॉकडाउन के हालात हैं। और इसी कारण जो है सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी लॉकडाउन के श्रेणी में आते हैं और इस वजह से आपकी स्टडी बाधित हो रही है। आपका अध्ययन सुचारू रूप से जारी रहे, किसी प्रकार की बाधा ना हो, इसके लिए आपके स्कूल एसआर ग्लोबल एकेडमी ने जो है ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के जरिए आप तक पहुंचने का प्रयास किया है। इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के जरिए ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू हम आप तक पहुंचकर आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रखेंगे। तो शुरू करते हैं। मैं हूं गणेश बरसीवाल और एसएसटी मेरा मेन सब्जेक्ट है सोशल स्टडीज़, जिसमें हम क्लास सेवन से पढ़ेंगे। आज क्लास 7 का जो सोशल स्टडीज़ का जो सब्जेक्ट है उससे हम शुरुआत करते हैं। इसमें अगर हम बात करते हैं तो इस सेशन से आपके एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वो लागू रहेगा और इस वजह से इस सोशल स्टडीज़ को जो है 3 किताबों को या ये कह लो कि 3 बुक्स के पार्टीशन करके अलग अलग बुक्स डिवाइड की गई है अलग अलग पार्ट के लिए। ज्योग्राफी का जो पोर्शन है उसमें आवर एनवायरनमेंट जो बुक है वो आपके ज्योग्राफी की रहेगी। सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ जो है वो पॉलिटिकल साइंस की रहेगी एंड आवर पास्ट सेकंड वो हिस्ट्री की रहेगी। तो हम शुरुआत करेंगे आपका ज्योग्राफी से शुरुआत करने वाला हूँ मैं आपका। और इसमें जो है सबसे पहला चैप्टर है एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण। हम बात करें कंटेम्प्रेरी इंडिया यानी समकालीन भारत, जो कि आपके ज्योग्राफी की बुक है, उसका चैप्टर फर्स्ट है एनवायरनमेंट, पर्यावरण। एनवायरनमेंट मीन्स द प्लेस। अब इसका इन्होंने डेफिनेशन दिया है। एनवायरनमेंट मीन्स द प्लेस, पीपल यानी स्थान, लोग, थिंग्स वस्तुएं एंड नेचर प्रकृति दैट सराउंड एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी हम अपने चारों तरफ जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म देखते हैं, स्थान देखते हैं, लोगों को देखते हैं, थिंग्स देखते हैं, या प्रकृति के अंदर जो भी वस्तुएं हैं जैसे पेड़ पौधे हैं या अन्य जो भी प्राकृतिक चीज़ें हैं, वो सब हमारा एनवायरनमेंट के अंदर इंक्लूड है। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ, अगर हम बात करते हैं कि किन सब का मिश्रण है, तो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिनन। यानी प्राकृतिक और मानव निर्मित तंत्र है ये पूरा का पूरा आपका जो कि एनवायरनमेंट है। इसके अंदर पीपल्स, प्लेसेस, थिंग्स, नेचर, ये सारी चीज़ें इंक्लूड हैं। While the natural environment refers to both biotic and abiotic conditions existing on the earth, यानी पृथ्वी के ऊपर जो है बायोटिक और एबायोटिक यानी जैविक और अजैविक दोनों प्रकार की दशाएं उपस्थित रहती हैं। ह्यूमन एनवायरनमेंट रिवील्स द एक्टिविटीज, क्रिएशंस एंड इंटरेक्शंस अमोंग ह्यूमन बीइंग्स। तो मानवीय जो पर्यावरण है उसमें एक्टिविटीज़ होती हैं, क्रिएशंस होती हैं, एक दूसरे से इंटरेक्शन होता है, आपस में ह्यूमन बीइंग जो है एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं। नेक्स्ट है आपका नेचुरल एनवायरनमेंट। ये भी आपके एनवायरनमेंट का ही पार्ट है। नेचुरल एनवायरनमेंट कंप्राइजेस लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी हम बात करें कि नेचुरल एनवायरनमेंट किन किन एलिमेंट्स के से मिलके बनता है, तो उसमें जो है आपका लैंड है, वाटर है, एयर हवा, प्लांट्स पौधे एंड एनिमल्स। ये सब मिलके जो है नेचुरल एनवायरनमेंट को बनाते हैं या इससे क्रिएट होता है आपका नेचुरल एनवायरनमेंट, जिसमें क्या है लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स। लिथोस्फेयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। तो लिथोस्फेयर जो है जिसे हम भूमंडल भी कह सकते हैं नीचे का, या ये कह लो कि जो फिजिकल पोर्शन जो कहलाता है वो आपका सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ, यानी
जो हम धरातल देखते हैं वो लिथोस्फीयर में काउंट होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। लिथोस्फीयर जो है, अगर हम बात करें लिथोस्फीयर की अगर हम बात करते हैं तो ये मिलके बनता है रॉक्स से, मिनरल्स, चट्टाने, खनिज, और एक ये मिट्टी की मोटी परत से कवर होता है। ये इन सब से मिलके जो है लिथोस्फीयर का निर्माण होता है। इट इज़ एन इरेगुलर सरफेस विद वेरियस लैंड फॉर्म्स सच एज माउंटेन्स। अब इसमें क्या है, कई प्रकार के अलग अलग भिन्न प्रकार के लैंड फॉर्म्स यानी भू-आकृतियाँ। लैंड फॉर्म का मतलब होता है आपके, लैंड फॉर्म मीन्स भू-आकृति। अब इसमें भिन्न भिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती है। माउंटेन्स पहाड़, प्लेटूज पठार, प्लेन्स मैदान, वैलीज घाटी, ये सब चीज़ें आपके लिथोस्फीयर में इंक्लूड रहती है। तो अगर हम दोबारा बात करें कि लिथोस्फीयर में क्या क्या थिंग्स या क्या क्या लैंड फॉर्म्स जो हैं इंक्लूड रहती हैं, तो उसमें माउंटेन्स हैं, प्लेटूज हैं, प्लेन्स हैं, वैलीज हैं, ये सब चीज़ें इंक्लूड होती हैं। Lithosphere is the domain that provides forest, grassland for grazing, land for agriculture and human settlements. It is also a source of mineral wealth. अब अगर हम बात करें लिथोस्फीयर में कौन कौन से डोमेन शामिल हैं या कौन कौन से तत्व शामिल हैं, तो इसमें फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट हमें देखने को मिलते हैं लिथोस्फीयर में। ग्रासलैंड्स जो घास के मैदान है, मैदानी एरिया, प्लेन एरिया। ग्रेजिंग, चराने के, पशुओं को चराने के लिए जो चरागाह स्थान होते हैं वो। लैंड, भूमि, एंड एग्रीकल्चर, लैंड हमें एग्रीकल्चर के लिए मिलती है। एंड ह्यूमन सेटलमेंट, सबसे मेन ह्यूमन सेटलमेंट, एग्रीकल्चर लैंड, ग्रेजिंग जिस पे आप अपने पशु चराते हैं, खेती करते हैं, ऐसी भूमि, और मानव बसावट, ये सब चीज़ें आपके लिथोस्फीयर से इंक्लूडेड हैं या लिथोस्फीयर से जुड़ी हुई हैं। इट इज़ ऑल्सो ए सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। इसमें जो है ये लिथोस्फीयर जो है वो मिनरल वेल्थ यानी खनिज संपदा के अभी एक बड़ा स्रोत माना जाता है। आगे हम चलते हैं इसमें। द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर्ड टू एज हाइड्रोस्फीयर, यानी हमारा एनवायरमेंट का वो हिस्सा जो जलीय क्षेत्र होता है वो आपका हाइड्रोस्फीयर यानी जल मंडल कहलाता है, जिसमें पानी यानी वाटर की प्रचुरता अधिकता होती है। इट इज कंप्राइजेस वेरियस सोर्स इट इज essential for all living organism. It comprises various sources of water and different types of water bodies like rivers, lakes, seas, oceans, etc. अब अगर हम बात करें कि हाइड्रोस्फीयर में कौन कौन से एलिमेंट इंक्लूड हैं, तो उसमें जो है रिवर्स हैं, लैक्स हैं, झीलें, नदियाँ, समुद्र, सागर और महासागर। इट इज़ असेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सबसे असेंशियल एलिमेंट होता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे वो मानव हो, चाहे वो पशु हो, चाहे वो पक्षी हो। यानी आपके लिथोस्फीयर में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जीवित प्राणी हैं या जो भी जीव जंतु है, उनके लिए आपका हाइड्रोस्फीयर क्या है, आपका हाइड्रोस्फीयर सबसे असेंशियल एलिमेंट माना जाता है। द एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ एयर दैट, अब हम बात करते हैं एटमॉस्फेयर की। ये एक पतली लेयर होती है ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ, जो कि हवा की एक पतली लेयर होती है जो पृथ्वी के चारों ओर, या ये कह लो कि अर्थ के सराउंडिंग एरिया के अंदर रहती है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड इट, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो गुरुत्वाकर्षण बल है, वो इस एटमॉस्फेयर को इसके इस अर्थ के चारों ओर होल्ड करके रखता है। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड सॉर्चिंग हीट ऑफ द सन। ये जो एटमॉस्फेयर है, ये जो वातावरण है, या ये जो थर्ड जो लेयर है एटमॉस्फेयर की, वो हमें सूर्य की हार्मफुल रेज से और अत्यधिक गर्मी से बचाती है। इट कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ गैसेज, डस्ट एंड वाटर वेपर। अब इसमें क्या क्या होता है, एटमॉस्फेयर में कई प्रकार की गैसें होती हैं,
डस्ट होता है एंड वाटर वेपर यानी वाष्प होती है, वाष्प के कण होते हैं। द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट। जब एटमॉस्फेयर में किसी प्रकार का बदलाव होता है तो उससे आपका मौसम में भी बदलाव होता है और क्लाइमेट यानी जलवायु में भी बदलाव होता है। यानी ये कह रहे हैं कि जब भी आपका एटमॉस्फेयर में जब भी कोई बदलाव होगा तो वेदर एंड क्लाइमेट में भी यानी आपके मौसम और जलवायु में भी बदलाव होंगे। आगे प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर और द लिविंग वर्ल्ड। ये सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट है बायोस्फीयर, जिसे हम बोलते हैं जैव मंडल, क्योंकि जंतु और जानवर यानी प्लांट यानी पौधे और एनिमल किंगडम यानी जो आपके जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, सब एक साथ मिलके बायोस्फीयर। जीव जंतुओं में ह्यूमन बीइंग भी है, क्योंकि पृथ्वी पर रहने वाला हर जो प्राणी, चाहे वो पशु हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो पौधा हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो आप हो, चाहे वो हम हो, ये सब एनिमल की श्रेणी में आते हैं। और बायोस्फीयर में जो है प्लांट्स एंड एनिमल्स यानी पशु और पौधे ये मिलके, ये दोनों साथ मिलके बायोस्फीयर का निर्माण करते हैं, और जो जिसे हम लिविंग वर्ल्ड भी कहते हैं। इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। यानी ये कह रहा है इस बायोस्फीयर में जीवन को सपोर्ट करने के लिए लैंड वाटर एंड एयर, यानी लैंड हमें किस लिए चाहिए, हमें हमारे घर बनाने के लिए, और उसके अलावा जैसे पानी हमारे लिए सबसे एसेंशियल है, हवा ऑक्सीजन के लिए, पानी के बिना भी हम नहीं रह सकते। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम बात करते हैं व्हाट इज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? एन इकोसिस्टम इज ए लार्ज कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स इन अ पर्टिकुलर एरिया। यानी एक क्षेत्र विशेष के अंदर माइक्रोब्स यानी छोटे सूक्ष्म प्राणी, एनिमल्स पशु, प्लांट्स, ये सब जब रहते हैं, यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जब एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, उसमें प्लांट्स भी आ गए, उसमें आपके एनिमल्स भी आ गए, उसमें आपके माइक्रोब्स भी, यानी सूक्ष्म जो जीव हैं, जो कीट पतंगे हैं, उनको माइक्रोब्स की श्रेणी में इंक्लूड किया गया है। तो क्या क्या है इसमें? इकोसिस्टम में माइक्रोब्स हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, और एक पर्टिकुलर एरिया में जब रहते हैं तो वो पूरा उसका इकोसिस्टम बन जाता है। द लिविंग एंड फिजिकल कंपोनेंट्स आर लिंक्ड टुगेदर थ्रू न्यूट्रिएंट साइकिल एंड एनर्जी फ्लोज। यानी एनर्जी और न्यूट्रिएंट साइकिल के थ्रू ये आपस में सारे कंपोनेंट जुड़े होते हैं। देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन, लेक, रिवर्स, ओशियन एंड इवन ए स्मॉल पॉन्ड। यानी एक बहुत बड़े लार्ज सिस्टम, एक इकोसिस्टम के अंदर एक बहुत बड़ा रेन फॉरेस्ट हो सकता है, ग्रासलैंड मैदानी आपके जो घास के मैदान है वो हो सकते हैं, जंगल हो सकते हैं, डेजर्ट रेगिस्तान हो सकता है, माउंटेन्स पहाड़ हो सकते हैं, पर्वत हो सकते हैं, लेक झील हो सकती है, नदियाँ हो सकती हैं, ओशियन महासागर हो सकते हैं, और एक छोटा तालाब भी हो सकता है। ह्यूमन एनवायरनमेंट की हम बात करते हैं। ह्यूमन बीइंग्स इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। यानी मानव जब पर्यावरण के संपर्क में आता है और उसको जब अपने अनुकूल बनाता है, तो अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए उसको अपने अकॉर्डिंग बनाता है, तो वो ह्यूमन एनवायरनमेंट के अंदर इंक्लूड होता है या उसको कन्वर्ट होता है। Earlier humans adapted themselves according to their natural surroundings and fulfill their requirements from the nature around them। शुरुआत के जो मानव थे, यानी जब हम पृथ्वी बनी थी और उसके बाद में जब मानव सभ्यता की शुरुआत हुई, तो वो जो है अपने आप को प्रकृति के अनुसार रखते थे, ना कि वो प्रकृति को अपने अनुसार रखते थे। समझिए इस चीज़ को कि जिस प्रकार की प्रकृति होती थी, मनुष्य उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालता था। लेकिन अब उल्टा हो रहा है, अब मनुष्य क्या चाहता है कि हम जैसा रहें, उसके अनुकूल प्रकृति रहे। ये जो कि इससे क्या है बहुत बड़े नुकसान होते हैं। हमेशा जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी पृथ्वी के ऊपर जो भी जीव जंतु है, चाहे वो मनुष्य है, चाहे वो पशु है, चाहे वो पक्षी है, चाहे पेड़ पौधे, उनको अकॉर्डिंग टू नेचर रहना पड़ेगा, तभी सक्सेसफुल लाइफ आप जी पाओगे। नहीं तो कोरोना महामारी तो आप देख ही रहे हो, क्योंकि ये एक ऐसा परिणाम है या ये एक ऐसा कारण है
कि अगर हम प्रकृति के अनुसार नहीं चलेंगे और प्रकृति के अनुसार नहीं रहेंगे तो आने वाले काल समय में हमें ना जाने कोरोना से भी हो सकता है, हम नहीं, मैं ये नहीं चाहता कि ऐसा हो, लेकिन अगर हम अकॉर्डिंग टू नेचर नहीं चलेंगे, यानी हम अगर प्रकृति के अनुसार नहीं चलेंगे तो कोरोना से भी बड़ी त्रासदियाँ हमें देखने को मिल सकती हैं। इसलिए अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढालिए, प्रकृति को अपने अनुसार मत डालिए। जैसा प्रकृति कहती है, जैसा प्रकृति रहती है उस तरीके से रहिए जैसा आपको रखना चाहती है। Earlier human adapted themselves according to their natural surroundings and fulfilled their requirement from the nature around them। वो प्रकृति के साथ रहते थे, प्रकृति के पास रहते थे, और जैसा प्रकृति रहती थी या जैसा प्रकृति चाहती थी वो उसी के अनुकूल अपने आप को ढाल के रखते थे और उसी में अपना जीवन यापन करते थे। एज टाइम वेंट बाय नीड्स बिकम मोर वेरीड। अब क्या है, जैसे जैसे समय बीता तो मनुष्य की कई प्रकार की आवश्यकताओं ने जन्म लेना शुरू किया। ह्यूमन्स लर्न टू ग्रो क्रॉप्स। मनुष्य ने जो है फसलें बोने का जो कार्य था वो सीखा। डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, पशु पालन का कार्य सीखा। एंड लेड ए सेटल्ड लाइफ, और एक स्थायी जीवन बिताने लगा। यानी जैसे जैसे समय बीता तो मनुष्य ने खेती करना सीखा, पशुपालन सीखा और एक स्थायी जीवन जीना सीखा। क्योंकि शुरुआत में जब मानव था तो पाषाण काल की अगर हम बात करते हैं, स्टोन एज की अगर, तो उस समय घुमंतु जीव था मानव, एक जानवर था ये कह लो। जैसे गाय जानवर हैं, जैसे भैंस है या अन्य जो जंगली जानवर हैं, उन्हीं की तरह मनुष्य भी था। लेकिन उसने धीरे धीरे जो सेटलमेंट लाइफ जीना शुरू किया, पशुपालन उसने शुरू किया और जो है एग्रीकल्चर करना, क्रॉप करना, ये सारी चीज़ें उसने चालू की। द व्हील वॉज इन्वेंटेड, और इसी के साथ जो है सबसे बड़ा क्रांतिकारी अगर हम बात कहें तो पहिए का आविष्कार, व्हील। सरप्लस फूड वॉज प्रोड्यूस्ड, यानी आवश्यकता से अधिक जो भोजन होता है उसको हम सरप्लस कहते हैं। तो इसी तरह जब वो खेती करते थे तो उसमें जितनी उनको आवश्यकता होती थी उससे ज़्यादा जो अनाज होता था वो सरप्लस ग्रेन के अंदर या सरप्लस फूड के अंदर इंक्लूड किया जाता था। अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो मानिए कि आपके एक 10 बीघा खेत है और उसमें अगर एवरेज 1 बीघा में 4 बोरी होती, 40 बोरी आपके गेहूं की होती है, और आपकी आवश्यकता है एक सालाना, एक सीजन की, या ये कह लो कि पूरे साल की 10 बोरी आपके घर में खपत होती है, तो 30 बोरी जो एक्स्ट्रा है वो सरप्लस ग्रेन के अंदर इंक्लूड होगी। बार्टर सिस्टम अमर्ज्ड। बार्टर सिस्टम समझते हो? बार्टर सिस्टम का मतलब होता है वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय का मतलब होता है कि वस्तु के बदले वस्तु। जैसे मान लो मेरे पास 40 बोरी मेरे खेत में हुई और उसमें से जो है 10 बोरी मेरे को आवश्यकता है, 30 बोरी मेरे पास एक्स्ट्रा है गेहूं की। अब किसी मेरे पड़ोसी ने या किसी अन्य व्यक्ति ने जो है अपने खेत में बाजरा बोया है या अन्य कोई वस्तु, जैसे कपास है, कोई दलहन है, कोई तिलहन की फसल है, कोई जैसे मान लो तिल बो लिया, किसी ने सरसों बोली, उनके पास वो है। अब मुझे अगर आवश्यकता है तो मेरे पास जो एक्स्ट्रा सरप्लस जो ग्रेन है उनको मैं वो दूंगा और उसके बदले उनसे जो सामान है वो मैं ले लूँगा। इसे हम कहते हैं बार्टर सिस्टम। इस प्रकार जो है सरप्लस ग्रेन की वजह से या सरप्लस फूड होने की वजह से जो है बार्टर सिस्टम की उत्पत्ति हुई। ट्रेड स्टार्टेड, व्यापार की शुरुआत हुई, इसी के साथ व्यापार की शुरुआत हुई। एंड कॉमर्स डेवलप्ड, और व्यापार ने वाणिज्य ने जन्म लिया। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांतियाँ शुरू हो गई। एनेबल्ड लार्ज स्केल प्रोडक्शन, और अब इससे क्या हुआ, बहुत बड़े स्तर पर उत्पादन होने लगा। ट्रांसपोर्टेशन बिकम फास्टर, और ट्रांसपोर्टेशन जो है यातायात के जो साधन है वो तेज गति से या ये कह लो कि बहुत तेज तीव्र होने लगे। इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन, सूचना क्रांति, यानी इसके बाद में नया जो सबसे क्रांतिकारी कदम था वो था इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन मेड कम्युनिकेशन ईजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड। यानी हम जो आप तक पहुंच रहे हैं, अगर इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन नहीं होती, यानी तकनीकी संबंधी या सूचना संबंधी जो क्रांति नहीं होती तो ये पॉसिबल नहीं था। तो कम्युनिकेशन यानी संचार के साधनों की शुरुआत हुई और वो तेज, मतलब वो तीव्र गति से संचालन होने लगा उनका, तो उससे संसार की भी गति बढ़ने लगी। और इस प्रकार जो है आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। और अब इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी हो, कोई भी आपका सॉल्यूशन हो, कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो, तो उसका सॉल्यूशन करने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। आप वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर जाके अपना नाम लिखिए, अपना फ़ोन नंबर लिखिए और अपनी प्रॉब्लम लिखिए,
ताकि हम आपको कॉल करके आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकें। ये हमारा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट पे जाके वीडियोस को ई लर्निंग मेन मेनू में जाके ई लर्निंग ऑप्शन पे जाके अपनी क्लास सेलेक्ट करके आप अपना क्लास का वीडियो देख सकते हैं और इस प्रकार आपकी पढ़ाई जो है सुचारू रूप से जारी रहेगी। इससे हम कोरोना को भी मात दे पाएंगे और आपका जो अध्ययन है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। हमारा यूट्यूब चैनल है SR ग्लोबल एकेडमी के नाम से और हमारा फेसबुक आईडी है www.facebook.com/official SR ग्लोबल एकेडमी। इस पेज पे जाके आप जो है हमारी स्कूल से संबंधित और अदर टाइप के जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन है वो सारी आप देख सकते हैं। इसके अलावा अन्य हमारे कोई पेज नहीं है, यही हमारे ऑफिशियल पेज है। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, उसका बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास पूरा नोटिफिकेशन जाए। जब भी कोई नई क्लास ऐड हो, जब भी हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए ताकि बिना देरी के आप अपनी क्लास ले सकें और अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। थैंक यू।